नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेस बाय प्रदीप में। और हरियाणा इतिहास की हमने शुरुआत की थी, जिसमें से हमने 2 पार्ट कर लिए हैं, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का। और आज की अपनी वीडियो रहेगी आधुनिक इतिहास के प्रश्नों की। और इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक अच्छे सुविचार के साथ। गलतियां करने में बिताया गया जीवन। गलतियां करने में बिताया गया जीवन ना सिर्फ अधिक सम्मानीय है, बल्कि बिना कुछ किए बिताया गया जीवन से अधिक उपयोगी भी है। आधुनिक इतिहास से हरियाणा जीके से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। एक बार करनाल का युद्ध हुआ था, तो वह करनाल का युद्ध किसके बीच में हुआ था? उत्तर मुगल कालीन बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में एक युद्ध होता है 1739 में, जिसे करनाल का युद्ध कहा जाता है। 1739 में नादिर शाह जो है आक्रमण कर देता है मोहम्मद शाह रंगीला पर, और इस युद्ध को जो है करनाल का युद्ध कहा जाता है। और मोहम्मद शाह रंगीला से इंडिया जीके से एक प्रश्न बनता है, जजिया कर जो है उसे पूरी तरह से समाप्त कौन करता है? तो जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त करता है मोहम्मद शाह रंगीला 1719-20 में। और मोहम्मद शाह रंगीला एक फरमान जारी कर देता है कि आज के बाद मुगल रहे ना रहे, आज के बाद मुगल रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, जजिया कर नहीं रहेगा। और जजिया कर को जो है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने जो है जजिया कर की शुरुआत की थी, और इसको पहली बार बड़े स्तर पर लागू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसे पहली बार बड़े स्तर पर लागू किया था। और जजिया कर पर रोक या फिर प्रतिबंध लगाया था एक बार 1564 में अकबर ने। 1564 में अकबर ने जो है जजिया कर पर रोक या फिर प्रतिबंध लगा दिया था। और अकबर द्वारा समाप्त किए हुए जजिया कर को जो है पुनः कौन शुरू करता है? तो 1679 में जो है औरंगजेब जजिया कर को दोबारा शुरू कर देता है। अकबर द्वारा समाप्त किए हुए जजिया कर को दोबारा शुरू कर देता है 1679 में औरंगजेब। और पूरी तरह से समाप्त कौन कर देता है जजिया कर को? मोहम्मद शाह रंगीला 1719-20 के अंदर। आगे अगर हम बात करें नादिर शाह की, तो नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत के अगर नेपोलियन की बात करें, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और नादिर शाह जो है भारत से कोहिनूर का हीरा लेकर भाग गया था। कोहिनूर का हीरा लेकर भारत से कौन भाग गया था? नादिर शाह भाग गया था। और कोहिनूर का हीरा कहाँ पर था? तो मयूर सिंहासन के अंदर जो है जड़ा हुआ था, जिसे तख्ते ताउस भी कहा जाता है। मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस भी कहा जाता है। और उसमें जो है कोहिनूर का हीरा जड़ा हुआ था, और उस कोहिनूर के हीरे को भारत से लेकर भाग गया था नादिर शाह। उसके बाद हरियाणा जीके से प्रश्न बनता है कि मराठाओं ने सबसे पहले हरियाणा के किस भाग पर अधिकार किया? मराठाओं ने जो है सबसे पहले हरियाणा के किस भाग पर अधिकार किया था? तो कुरुक्षेत्र पर जो है मराठाओं ने सबसे पहले अधिकार किया था। और मराठाओं ने सबसे पहले हरियाणा में किसे अपने अधीन किया था? सबसे पहले जो हरियाणा में किसे अपने अधीन किया था मराठाओं ने? तो राजपूतों और जाटों को जो है सबसे पहले हरियाणा में अपने अधीन किया था मराठाओं ने। मराठाओं का जो है पूर्ण रूप से हरियाणा पर अधिकार कब हुआ था? तो मराठाओं का जो है पूर्ण रूप से हरियाणा पर अधिकार हो जाता है 1756-1757 में। 1756 और 57 के बीच में जो है मराठाओं का पूर्ण रूप से हरियाणा पर अधिकार हो जाता है।
और पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 को होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है? 14 जनवरी 1761 को। और किसके बीच में होता है? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच जो है पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 में। और मराठाओं की तरफ से जो है युद्ध करते हैं सदाशिव भाऊ और विश्वास राय जो है युद्ध लड़ते हैं मराठाओं की ओर से। और सदाशिव भाऊ से भी हरियाणा जीके से प्रश्न आते हैं कि थानेश्वर के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? थानेश्वर के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण जो है सदाशिव भाऊ ने ही करवाया था। और एक प्रश्न यह भी आता है कि औरतों या फिर महिलाओं को युद्ध में ले जाने का ट्रेंड किसने शुरू किया था? तो सदाशिव भाऊ ने जो है औरतों या महिलाओं को युद्ध में ले जाने का ट्रेंड शुरू किया था। आगे अगर बात करें हम देवी तालाब के शिव मंदिर की, जो प्रसिद्ध देवी मंदिर, देवी तालाब का शिव मंदिर या प्रसिद्ध देवी मंदिर जो कि पानीपत के अंदर रहेगा, इसे किसने बनवाया था? तो रघुनाथ मंगल ने जो है इसे बनवाया था। और पानीपत के तीसरे युद्ध से यह संबंधित है। पानीपत के तीसरे युद्ध से कौन सा मंदिर संबंध रखता है? तो देवी तालाब का शिव मंदिर जो है पानीपत के तीसरे युद्ध से संबंध रखता है। और मराठाओं के साथ जो है करनाल में एक विद्रोह हुआ था सिखों का विद्रोह जो है कहाँ पर हुआ था? करनाल में हुआ था मराठाओं के साथ। आगे जो है महादजी सिंधिया ने जो है हरियाणा को कितने प्रांतों में बांटा था? तो 4 प्रांतों में जो है महादजी सिंधिया ने हरियाणा को बांटा था। दिल्ली जिला और सोनीपत जिला, नूंह जिला और हिसार जिला। दिल्ली जिला, सोनीपत जिला, नूंह जिला और हिसार जिला, इन 4 प्रांतों में जो है हरियाणा को बांट दिया था महादजी सिंधिया ने। आगे अगर हम बात करें जॉर्ज थॉमस की, तो जो कि आयरलैंड से थे, जॉर्ज थॉमस जो कि आयरलैंड से थे, इन्होंने हरियाणा की राजधानी बनाई थी एक बार झांसी को। हरियाणा की राजधानी झांसी किसने बनाई थी? तो जॉर्ज थॉमस ने जो है हरियाणा की राजधानी झांसी बनाई थी। और इसने जो है झांसी के अंदर टकसाल भी लगवाई थी। टकसाल एक विभाग होता है जहाँ पर सिक्के छपते हैं। और 1797 में जो है इसने सिखों के आतंक को जो है ख़त्म कर दिया था। सिखों के आतंक को किसने ख़त्म किया था? तो जॉर्ज थॉमस ने जो है सिखों के आतंक को ख़त्म किया था। किस संधि के तहत जो है हरियाणा पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था? तो सूरजीअंजन संधि के तहत जो है हरियाणा पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था। और यह संधि किसके बीच में हुई थी? मराठाओं और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। मराठाओं से दौलत राव सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच जो है एक संधि हुई थी 1803 में, सूरजीअंजन की संधि, जिसके तहत जो है हरियाणा पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था। और हरियाणा पर पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों का अधिकार कब हुआ था? तो 1809-10 के अंदर जो है अंग्रेज़ों का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था हरियाणा के ऊपर 1809-10 में। आगे अगर हम बात करें 1857 की क्रांति की, तो 1857 की क्रांति से इंडिया जीके में और हरियाणा जीके में बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। लेकिन इसमें जो है सिर्फ हरियाणा जीके से जो प्रश्न बनते हैं वही शामिल किए गए हैं। तो इस क्रांति का जो है भारत का बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर को जो है इस क्रांति का भारत का बादशाह कहा जाता है। हरियाणा में जो है इस क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इस क्रांति की शुरुआत जो है अम्बाड़ा से हुई थी। हरियाणा के अंदर इस क्रांति की शुरुआत अम्बाड़ा से हुई थी। और अगर इंडिया की बात करें तो भारत में जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है मेरठ से हुई थी। मेरठ यूपी के अंदर मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को जो है यूपी मेरठ से शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति की।
और 1857 की निर्धारित तिथि जो थी वो थी 31 मई 1857। लेकिन शुरुआत जो है इसकी हो गई थी 10 मई को मेरठ यूपी से। आगे अगर हम बात करें तो 1857 की क्रांति से जो है अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। तो हरियाणा के अंदर जो स्थान थे वहाँ से जिन्होंने नेतृत्व किया था उनके नाम इसमें शामिल किए हुए हैं। बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ का जो है नेतृत्व किया था राजा नाहर सिंह ने, और राजा नाहर सिंह को जो है बल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता है। झज्जर की अगर बात करें तो झज्जर से अब्दुल रहमान खान ने जो है नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। और पटौदी से अकबर अली ने, पानीपत से ईमान अली कलंदर ने जो है नेतृत्व किया था। हिसार से जो है मोहम्मद आजम ने, हिसार से किसने नेतृत्व किया था? मोहम्मद आजम ने 1857 की क्रांति का हिसार से नेतृत्व किया था। रोहतक से विसारत अली ने, विसारत अली ने जो है रोहतक से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। और झांसी से किया था लाला हुक्मचंद और मुनीर बेगम ने। और रेवाड़ी से किया था रावतुल्ला राव ने। इसका मकबरा जो है रावतुल्ला राव का मकबरा काबुल के अंदर है। और रावतुल्ला राव जो है इनकी याद में हरियाणा 23 सितंबर को वीर और शहीदी दिवस, वीर एवं शहीदी दिवस जो है 23 सितंबर को हरियाणा बनाता है शहीदी दिवस, वीर एवं शहीदी दिवस रावतुल्ला राव की, तुल्लाराम की याद में। और इसका मकबरा जो है काबुल के अंदर रहेगा। मेवात से अगर बात करें तो मेवात से किया था नेतृत्व 1857 की क्रांति का सदरुद्दीन मेवाती ने। बहादुरगढ़ से बहादुर जंग ने नेतृत्व किया था। और रानिया से नूर मोहम्मद ने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और इस क्रांति के समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे। और इस क्रांति का प्रतीक था कमल का फूल और चपाती की रोटी। कमल का फूल और चपाती की रोटी इस क्रांति का प्रतीक हुआ करता था। और 1857 की क्रांति को अंग्रेज़ों ने क्या कहा था? तो अंग्रेज़ों ने इसे सैनिक विद्रोह कहा था 1857 की क्रांति को। और इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो वीर सावरकर जी ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। और 1857 की क्रांति को लिखने का काम किसने किया था? तो ताराचंद ने जो है इसे लिखने का काम किया था। और 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण क्या थे? तो तत्कालीन कारण जो है इसके थे चर्बी वाले कारतूस जो है इसका तत्कालीन कारण था। दिसंबर 1856 के अंदर जो है एक नई राइफल शुरू की गई थी। नई राइफल जो है शुरू की गई थी 1856 दिसंबर के लगभग। और जनवरी 1857 तक जो है सैनिकों को पता चला कि राइफल में जो कारतूस डलता है उसमें एक तरफ तो गाय तथा दूसरी तरफ जो है सूअर की चर्बी लगी हुई होती थी। और इस कारतूस को जो है राइफल में डालने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था। इसलिए जो है सैनिकों ने इसी राइफल को चलाने से मना कर दिया। तो 29 मार्च 1857 को जो है बैरकपुर छावनी के अंदर जो है 34वीं बटालियन थी, उसमें एक सिपाही था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने जो है कैप्टन बाग को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। कैप्टन बाग को जो है मंगल पांडे ने जख्मी कर दिया। और 8 अप्रैल 1857 को जो है मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। और 1857 की क्रांति का पहला शहीद मंगल पांडे हुआ करता था। आगे अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो गोकुल दास
तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसमें उस समय 72 सदस्यों ने भाग लिया था। और किसने थी, तो A.O. ह्यूम के द्वारा जो है कांग्रेस की स्थापना की गई थी लॉर्ड डफरिन के कहने पर। और उस समय लॉर्ड डफरिन जो है गवर्नर जनरल हुआ करते थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहेंगे। और हरियाणा में जो है कांग्रेस के जनक या फिर कौन लेकर आया था सबसे पहले हरियाणा के अंदर कांग्रेस को, तो राय बहादुर लाल मुरलीधर जो है 1886 में राय बहादुर लाल मुरलीधर जो है कांग्रेस को लेकर आए थे अम्बाला में। और 1887 में जो है कांग्रेस की शाखा लेकर आए थे हरियाणा के अंदर हिसार और रोहतक में। तो वो 1887 में हिसार और रोहतक के अंदर कांग्रेस की शाखा कौन लेकर आए थे, लाला लाजपत राय जो है कांग्रेस की शाखा लेकर आए थे 1887 में हिसार और रोहतक के अंदर। और लाला लाजपत राय जी को जो है पंजाब केसरी भी कहा जाता है। आगे अगर बात करें अपनी कांग्रेस के अधिवेशन की, तो कांग्रेस के हरियाणा के अंदर जो है अधिवेशन हुआ था 1888 के अंदर। 1888 में जो है कांग्रेस अधिवेशन हुआ था रोहतक के अंदर, जिसकी अध्यक्षता की थी तुर्राबाज ने। तुर्राबाज जो है अध्यक्ष हुए थे उसमें कांग्रेस अधिवेशन के, जो कि 1888 में हुआ था रोहतक के अंदर। और 1888 में एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जो है एक अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। और इस अधिवेशन में हरियाणा का नेतृत्व किया था लाला लाजपत राय ने। इस अधिवेशन में जो है हरियाणा के नेतृत्व हरियाणा की तरफ से गए थे लाला लाजपत राय। और महात्मा गांधी को जो है अंग्रेज़ों ने उपाधि दी थी एक। महात्मा गांधी को अंग्रेज़ों ने एक उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी, तो केसर-ए-हिंद। केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी महात्मा गांधी को अंग्रेज़ों ने। और इस उपाधि को जो है असहयोग आंदोलन के दौरान वापस लौटा दी थी महात्मा गांधी जी ने। आगे अगर बात करें नेक्कीराम शर्मा जी की, तो नेक्कीराम शर्मा ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि अंग्रेजी सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट। अंग्रेजी सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट किसने कहा था महात्मा गांधी को, तो नेक्कीराम शर्मा ने जो है महात्मा गांधी को अंग्रेजी सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा था। और महात्मा गांधी जी को जो है हरियाणा से कहाँ और कब गिरफ्तार किया था, तो हरियाणा से पलवल से जो है महात्मा गांधी को एक बार गिरफ्तार किया गया था 10 अप्रैल 1919 को। 10 अप्रैल 1919 को जो है पलवल से एक बार महात्मा गांधी जी को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया था। और हिसार से किया गया था 30 जुलाई 1919 को। 30 जुलाई 1919 को जो है हिसार से गिरफ्तार किया गया था। और 10 अप्रैल 1919 को पलवल से गिरफ्तार किया गया था महात्मा गांधी जी को। आगे अगर हम नेक्कीराम शर्मा जी की बात करें, तो इनका जन्म जो है 4 सितंबर 1887 को हुआ था। 4 सितंबर 1887 को हुआ था केलंगा रोहतक के अंदर। केलंगा रोहतक में जो है नेक्कीराम शर्मा जी का जन्म हुआ था। और इनकी एक पत्रिका है संदेश पत्रिका। संदेश पत्रिका किनकी है, तो नेक्कीराम शर्मा जी की पत्रिका रहेगी संदेश पत्रिका। और महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में हरियाणा से सूरजभान शामिल हुए थे। महात्मा गांधी ने जो है एक आंदोलन चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उसमें जो है हरियाणा से कौन शामिल हुए थे या फिर किसने भाग लिया था, तो सूरजभान ने जो है उसमें भाग लिया था। आगे अगर हम बात करें सर छोटू राम की, तो इनकी एक पार्टी हुआ करती थी यूनियनिस्ट पार्टी, जो कि 1923 में बनी थी। और सर छोटू राम की उपाधि राय बहादुर की उपाधि भी इन्हें दी गई है। और इन्होंने जो है 1923 में जमींदार लीग की स्थापना की थी। जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी, सर छोटू राम ने की थी। कब की थी, 1924 में की थी। और इन्होंने 1938 में जो है मार्केटिंग बोर्ड का भी गठन किया था।
मार्केटिंग बोर्ड का गठन किसने किया था? तो सर छोटू राम ने किया था। कब किया था? 1938 में किया था। अब आगे अगर हम बात करें तो हरियाणा इतिहास से जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं उन पर हम बात करेंगे। तो गुप्तकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो रोहतक खोखर कोट से जो है गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं, या फिर यौदेह कालीन सिक्के इंडो ग्रीक बोलते, या फिर यौदेह कालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो रोहतक खोखर कोट से जो है वो सिक्के मिले हैं। और यक्षिणों की मूर्ति जो है पलवल से मिली है। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं जो है सोनीपत से मिली है। शैया पर लेटे हुए विष्णु जी की मूर्ति जो है फिजिलपुर जो कि सोनीपत के अंदर रहेगा वहाँ से मिली है शैया पर लेटे विष्णु जी की मूर्ति। जैन मूर्तियाँ जो है हाँसी से मिली है। एकमात्र पंचमुखी शिव की मूर्ति जो है पेहोवा जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा वहाँ से मिली है। और 12 खड़ी के अवशेष जो है जगाधरी यमुनानगर से मिले हैं। और महाभारत के नकुल दिग्विजय में वर्णन है किसका? हरियाणा के रोहतक का जो है महाभारत के नकुल दिग्विजय में वर्णन है। और कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को क्या कहा जाता है? कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को आदि प्रभा कहा जाता है। आगे अगर बात करें SYL यानी कि सतलुज यमुना लिंक, तो इसकी लंबाई जो है हरियाणा के अंदर तो है 91 किलोमीटर और पंजाब के अंदर जो है इसकी लंबाई है 21 किलोमीटर। आगे अगर हम बात करें खेलों की, तो खेलों के अंदर जो है जो भी खिलाड़ी जीतते हैं उनको इनाम के रूप में राशि दी जाती है कुछ, तो वो कितनी है? ओलंपिक के अंदर जो है कोई भी खिलाड़ी अगर गोल्ड मेडल जीतता है, ओलंपिक खेलों के अंदर जो है कोई भी खिलाड़ी अगर गोल्ड मेडल जीतता है तो उसे 6 करोड़ रुपए की राशि इनाम के रूप में दी जाती है। और अगर ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतता है तो 4 करोड़ रुपए उसे इनाम राशि दी जाएगी। और अगर ब्रॉन्ज मेडल जीतता है तो 2.5 करोड़ रुपए उसे इनाम दिया जाएगा उस खिलाड़ी को। और एशियन की अगर हम बात करें तो एशियन में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और सिल्वर मेडल जीतने वाले को 1.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं एशियन गेम के अंदर। और 75 लाख रुपए जो है ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को दिए जाते हैं। अगर आगे हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम की, तो उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले को 1.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं खिलाड़ी को। और 75 लाख जो है सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को दिए जाते हैं। और 50 लाख रुपए जो है ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को दिए जाते हैं कॉमनवेल्थ गेम के अंदर। और वर्ल्ड चैम्पियन की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड चैम्पियन में 25 लाख रुपए तो दिए जाते हैं गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को, और 20 लाख रुपए दिए जाते हैं सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को, और 15 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाते हैं ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को वर्ल्ड चैम्पियन के अंदर। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।